वेलकम बैक इन स्टडी 100। तो आज से हम क्लास 12 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप थोड़ा सा लाइटिंग को और थोड़ा इग्नोर करिएगा, जो भी चीजें हैं आपको बस ये बता दीजिए कि ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 12th की मैथ कैसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग पूरा। तो अभी देखिए ये चैप्टर 3 अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन जो है तो चैप्टर 1 कहाँ है, आपके दिमाग में ये सवाल होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मैथ्स में प्रोबेबिलिटी तक लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी का। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वीडियो में कट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक, उसके बाद पढ़ेंगे सारणी चैप्टर 4, फिर हम आएंगे चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर का फ्लो रहेगा लगातार। फिर चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, पूरा चैप्टर से चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स यानी कि चैप्टर 3, क्योंकि मैट्रिक्स काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, इसलिए इससे स्टार्ट करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पढ़ने में, क्योंकि पहला चैप्टर इजी चैप्टर होना चाहिए। जैसा मेरे सर ने पढ़ाया था वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। और खासकर अगर आपको नंबर के बारे में नहीं पता है तो हमने नंबर सिस्टम के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें, वो ना आपकी 12th में काम आएगी, आपको 12th में आ ही है और आपके आगे बहुत काम आएगी। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है 12th तक पहुंचने के बाद ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आव्यूह के बारे में, यानी आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आव्यूह है क्या? आव्यूह को जानने से पहले हम समीकरण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। समीकरण क्या है? तो समीकरण है क्षार और अचर का एक ऐसा संबंध जिसे बीजगणितीय संबंधों द्वारा समता चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, समीकरण कहलाता है। समीकरण को आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, सभी जानते हैं समीकरण क्या है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। समीकरण क्या है? जैसे 3x + 3y = 1, ये हमारा समीकरण हो गया। एक बार और तरीका से आप देख सकते हैं, रिपीट कर देता हूं मैं। क्षार और अचर का ऐसा संबंध जिसे बीजगणितीय संबंधों द्वारा समता चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, समीकरण कहलाता है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब मेन टॉपिक जो कि इस चैप्टर का मतलब मेन मुद्दा है, जिसका पूरा चैप्टर है, वो है आव्यूह। आव्यूह के बारे में जान लेते हैं। तो आव्यूह क्या है? अब आव्यूह ये नया वर्ड है आप सभी के लिए। जैसे हम लोग भी जब 12th में थे तो हमारे लिए भी आव्यूह बिल्कुल ही नया टॉपिक था, क्योंकि आव्यूह इससे पहले आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा। अब देखते हैं आव्यूह। आव्यूह मोस्टली यूज क्या है इसका, तो यूज हम आगे बात करेंगे इसका, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। चल देख लेते हैं आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह एक ऐसी आयताकार व्यवस्था है। अब याद रहे कि ये आयताकार व्यवस्था है, क्योंकि जैसे आपने बुक्स पे देखा होगा, मुझे मालूम है कि आप कोई वीडियो खोल रहे हैं पढ़ने के लिए, उससे पहले आप जरूर बुक्स खोले होंगे। तो उसमें आपको मोस्टली इस तरह के आव्यूह मिले होंगे। ये जैसे ये वर्ग, तो इसे ये वर्ग टाइप में है, तो यहाँ पे आयताकार। दरअसल आव्यूह जो है तो आयताकार ही होता है, लेकिन मोस्टली जो है तो हम वर्ग आव्यूह पढ़ेंगे अपने मतलब 12th की बुक में। मोस्टली वर्ग आव्यूह है, और उसके अलावा भी है आव्यूह के कई प्रकार है, उसमें ये आता है वर्ग आव्यूह क्या है। आगे हम आव्यूह के प्रकार में उसकी बात करेंगे। देख लेते हैं आव्यूह की परिभाषा। तो आयताकार व्यवस्था है जिसमें अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों, जिसमें अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों। अब पंक्ति और स्तंभ क्या है? तो जैसे ये चीज है, ये आपकी एक पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गया, ठीक है। ये याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको जब इसको हल करेंगे और जब सारणी में जाएंगे तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रोल प्ले करेगा इसको हल करने में, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो काफी सारे बच्चे, मैं भी कंफ्यूज होता था उस टाइम पे कि ये पंक्ति है कि ये पंक्ति है, तो इसको याद रखना है कि ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। अब आगे देख लेते हैं। तो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब आव्यूह एक ऐसी आयताकार व्यवस्था है जिसमें अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि जो इस तरह का बना दिया जाता है वही आव्यूह कहलाता है। सीधा सा सिंपल सा यही है। तो आव्यूह आपके समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या है। ये मतलब पेपर में ये तो पूछा नहीं जाएगा, सभी को मालूम है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह क्या है। पढ़ेंगे तो मालूम हो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आव्यूह समझने के बाद हम देख लेते हैं चैप्टर फ्लो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे को पहले चैप्टर फ्लो के बारे में बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं सब। सबसे पहले आव्यूह के बारे में हम जान चुके हैं। फिर आव्यूह के प्रकार जानेंगे। आव्यूह के प्रकार अब जस्ट इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद देख लेते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह में कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं। आव्यूह का परिवर्त, यानी कि आव्यूह का डैश पढ़ेंगे हम लोग, जो डैश हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं परिवर्त। फिर समसंमित आव्यूह, फिर विषम सममित आव्यूह पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इजीली समझ में आने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा, आप जो है तो अगर आप इस वीडियो को, मुझे मालूम है कि कैसे लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ी सी आवाज की भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा बेटर होगा।
कुछ लोगों को मेरे से कनेक्ट करने के लिए कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को एक दो वीडियो देखनी पड़ेगी, इसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो देख लेते हैं इसके बाद आगे क्या है। तो हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कई सारे प्रकार हैं, आपके सामने 3 प्रकार लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा भी प्रकार हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। चलो लेते हैं। पहला स्तंभ ऑब्जेक्ट। स्तंभ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे मेन बात है स्तंभ। स्तंभ मैंने आपको बताया कि स्तंभ किसे कहते हैं, ये वाली चीज स्तंभ है और ये वाली चीज रो है, मतलब पंक्ति है। तो स्तंभ ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल स्तंभ होता है, सिर्फ और सिर्फ स्तंभ, यानी कि इस प्रकार का ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है स्तंभ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक चीज लिखी हुई दिख रही होगी 3:1। अब ये क्या चीज है, इसमें आपको मतलब आपसे ये बताया जा रहा है कि आप में है क्या। एक तरह से मतलब जैसे आप कोडिंग करते हैं तो आप मतलब कोडिंग एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जो कोडिंग करे होंगे उनको एक होगा आइडिया कि आप कोई भी चीज देते हैं, मतलब कोई भी चीज समझाने के लिए तो दूसरों को समझ में नहीं आते, बस वो जो पढ़े होते हैं उनको समझ में आते हैं, मेन चीज ये है। तो यहाँ पे आपको अगर जैसे इसमें ये मैंने इस तरह समझे कि ये इसका एड्रेस है, एक तरह से एड्रेस तो नहीं बोल सकते, मतलब ये ऑब्जेक्ट है कि इसमें कितने पंक्ति है कितने स्तंभ है ये बताया जा रहा है। एड्रेस को इसका अलग से होगा, जो कि आगे है वो चीज अलग है, उसको मैंने आपको तो ये चीज ये बता रही है कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये आपको पता करना है। तो ये अगर आपको ये मालूम है तो आपको आप भी बना सकते हैं। जैसे 2.1 का मतलब कि जो रो है स्तंभ है वो 1 और जो रो है वो 2 है। देखिए आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे 1 2 ये हो गया 2.1 का। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आपने स्तंभ और भी देखा। अब इसमें जो ये संख्या है, जो पहली संख्या है ये 3 है, वो पंक्तियों की संख्या बताती है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, और जो ये चीज है वो स्तंभों की संख्या बताती है, एक स्तंभ। ठीक है ना। अब आपको पंक्ति आप जैसे देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगी क्या देख लेते हैं। अब पंक्ति आव्यूह के बारे में बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो पंक्ति आव्यूह में बाय मिस्टेक थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 1 2 3 होगा। तो पंक्ति आव्यूह देख लेते हैं। तो जो ये रो की संख्या, जैसे आपने बताया मैंने कि जो पहले हैं वो क्या बता रहा है, रो यानी कि पंक्तियों की संख्या बता रहा है, यहाँ पे केवल एक पंक्ति है, और जो स्तंभ है 1 है 2 है 3 है, 3 स्तंभ है। तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया। अब शून्य आव्यूह बारे में बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें ये सभी अगर शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाते हैं। जैसे 0 शून्य है, शून्य आव्यूह 1.1 का है ये, और ये 3.1 का है, तो ये कहलाएगा। जैसे इसमें जो है तो शून्य है, सभी अगर शून्य है मतलब शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जो है तो सबसे इजी आव्यूह है, हम देख सकते हैं। तो आव्यूह के प्रकार में हम आगे बात कर लेते हैं 2 और आव्यूह की, वर्ग आव्यूह और विकर्ण आव्यूह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह अब जो आपको मैं 2-3 आव्यूह जो बताने वाला हूँ आपके चैप्टर्स में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर 4 में भी वो आपको देखने को मिलेंगे, सारणिक में और आव्यूह में, उन्हीं में मतलब मोस्टली जो है तो उन्हीं में से चलेगा आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन मेनली वही है। तो चलिए देख लेते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या भी समान हो, 2 पंक्तियां हैं हमारे पास, और स्तंभों की संख्या भी समान हो, 2 स्तंभ है हमारे पास, यानी 3 2 कोट 2 का। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोट। इसे बोलते हैं हम आव्यूह की कोट। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि आव्यूह दिया है इसके कोट बताओ तो आप सीधे बता सकते हैं कोई कोट। और याद रखिए कि आव्यूह की कोट आव्यूह के पहले नहीं आव्यूह के बाद लिखी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ग आव्यूह ये भी लिख सकते हैं आप, 3 कोट का आव्यूह है, 3 कोट का आव्यूह है। ये 3 रो 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं आपके पास, ये वर्ग आव्यूह। ठीक है, इसके बाद विकर्ण आव्यूह के बारे में बात कर लेते हैं। विकर्ण आव्यूह की बात करने से पहले मुख्य विकर्ण आव्यूह के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य विकर्ण आव्यूह तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखते हैं क्या है मुख्य विकर्ण आव्यूह। तो मुख्य विकर्ण आव्यूह, तो मुख्य विकर्ण आव्यूह मेनली उसमें जो है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है ABCD, तो इसमें आपको देखते हैं विकर्ण, ये आपका मुख्य विकर्ण है। यहाँ पे मुख्य विकर्ण अगर पूछा जाए आपसे, मुख्य विकर्ण हो जाएगा A और सेम। अगर विकर्ण आव्यूह की बात करें तो विकर्ण आव्यूह में जैसे यहाँ पे 2 अवयव दिए हुए हैं C और B, लेकिन यहाँ पे कोई अन्य अवयव नहीं है। विकर्ण आव्यूह वो होता है जिस विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें अवयव को
विकर्ण यानी विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वो विकर्ण नाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं A0 0 यानी सिर्फ ये दोनों जीरो हैं, यानी कि ये क्या हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ले लीजिए आप 0 0 नहीं, 1 0 0 5 0 0 0 3। अब यहाँ पे जो है तो इस चीज को छोड़ के, मतलब विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव जीरो हैं, यानी कि हो गया विकर्ण अवयव। और इसकी जगह मुख्य विकर्ण अवयव होता तो यहाँ भी कोई संख्या हो सकती थी, 9 हो सकती थी, 10 हो सकता थी, 11 हो सकता था, मतलब यहाँ पे कोई संख्या अगर होती तो विकर्ण अवयव में आ जाता, और नहीं है मतलब मुख्य विकर्ण अवयव में होता, और नहीं है तो विकर्ण अवयव, ठीक है ना। ये इसलिए आप समझ गए। और दो प्रकार के और अवयव हैं जो मैं आपको आप समझाने वाला हूँ, वो भी आप आगे हम देखेंगे वीडियो में। तो इकाई तत्समक अवयव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवयव है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इकाई तत्समक अवयव लिखिए। और ये आपके हर एक मतलब हर एक सवाल, जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसमें से मोस्टली सवालों में आप मानिए कि 85 या 90% सवालों में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लेते ऐसी अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण अवयव आपको मालूम है क्या होता है, ये चीज एक हो, यानी कि एक हो। अगर यहाँ पे एक है मुख्य विकर्ण में, फिर विकर्ण अवयव में एक है, तो आपका हो जाएगा इकाई या तत्समक अवयव। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज है इसका, बहुत ज्यादा यूज है आपके चैप्टर में। फिर देख लेते हैं एक अवयव, इसका मतलब कोई यूज नहीं आपके चैप्टर में, बस आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव होता है, एक अवयव कहलाता है। अब आप जो है तो इसकी कोट लिखना सबसे पहले। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको कुछ अवयव दूंगा जिनकी कोट आप लिखकर बताएंगे और आप कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बराबर, और अगर देखते हैं कि आप किसी लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, तो अब आपको इनके जो जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया। ठीक है ना। आपको इनके जवाब कमेंट करके बताने हैं, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके और बताइए मेरे को कि इनके आंसर क्या होंगे। आंसर नहीं मतलब कि कोड, अवयव की कोड बतानी, अवयव की कोड, अवयव की कोड बतानी है आपको, तो आप अवयव की कोड बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। और आपको जो है तो कम से कम 2-3 वीडियोस लगेंगे मेरे से अच्छे से कनेक्ट होने के लिए, तो आप जरूर देखिएगा 2-3 वीडियोस। इसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो में आपको पूरा दिख रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि यूजुअली जो है तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको देखने में, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कोड। तो आपको कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना है, क्योंकि हम हर एक बच्चे का कमेंट देखेंगे कि उसका कितना कमेंट, कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, पंक्ति इनटू स्तंभ, सीधा ये याद रखिए, पंक्ति इनटू स्तंभ, यानी कि जितनी पंक्ति की संख्या है वो पहले लिख लेंगे। कितनी पंक्ति की संख्या है, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे 4 इनटू स्तंभ कितने हैं, तो अगर स्तंभ कितने हैं तो 1 2 3 3 4, यानी कि ये हो गया 4 गुणे 3 कोट का। सेम ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप सभी के आपसे सबके आंसर बन जाएंगे, और जिनसे अगर बिल नहीं बन रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। इन सभी के आंसर आपको देने, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि आप इनके आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2 अवयवों का योग। आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी है। आज की वीडियो में थोड़ा कम बात करेंगे, लेकिन कल से आपको प्रॉपर एक लंबी वीडियो मिलेगी, पूरी एक प्रॉपर क्लास मिलेगी, इसलिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि आज ये पहला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी तैयार नहीं होंगे, या फिर मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि मैथ की क्लास आने वाली है, तो आप रेडी होंगे आई हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आप अवयवों के योग बता देता हूँ, जिससे आप प्रश्न नंबर के जो अवयव के योग वाले क्वेश्चन है वो आप करते रहें। अगर आपसे बन जाए तो आप पहले कर लीजिए, तो मैं कराऊंगा ही। देख लेते हैं, चलिए अवयवों के योग।
तो दो अवयवों का योग, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि दो अवयवों का योग तभी संभव है, मतलब समझने वाली बात है, दो अवयव कभी इनके ये कभी प्लस होंगे जब इनकी ये चीज बराबर होगी, कोट कोट ये अगर बराबर नहीं है अवयव की तो अवयव प्लस नहीं होंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे 1 2 4 5 और इसको ले सकते हैं 3 8 9। अब इस अवयव की कोट क्या है, आप सभी को मालूम है कि इस अवयव ये 2 को 2 गुणे 2 कोट का अवयव है और ये अवयव है और 3 गुणे 1 कोट का। आप जो है तो आपको क्या ये और ये बराबर है, नहीं, बिल्कुल भी ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए जिनका जो प्लस है वो संभव ही नहीं। यानी कि दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनकी कोट बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा कि दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां बराबर हों, नहीं तो अवयवों का योग हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देख लीजिए हम यहाँ पे इनका योग करके बहुत ही है, जैसे आप योग करते हैं मतलब यूजली प्लस करते हैं, आप उसी तरह प्लस करना है। बस आप देखिए जैसे यहाँ पे बस इसमें बॉक्स है, अब यहाँ पे ए और बी करके, ठीक है, जो अवयवों के नाम है, ये ए अवयव है, ये बी अवयव है, ये नाम आप देंगे और ये कैपिटल लेटर में देंगे, हमेशा याद रखेंगे ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं अवयवों का योग करके। तो अवयवों का योग करके लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा ए प्लस बी, ठीक है ना, ये लिखना है क्योंकि ए आप भी जोड़ रहे हैं बी आप भी जोड़ रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी का आप भी जोड़ने के बाद क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, दो ये इस चीज को जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको इसमें जोड़ लें, इसको इसमें जोड़ लें, ठीक है, जैसे 2 + 3, ठीक है, और उधर 4 + 5। बस आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और वॉइस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। तो 3 + 4 और 1 + 2, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जुड़ने के बाद ये आप जो थी उसी कोड का हो जाता है, इसलिए समान कोड का आप होना जरूरी है ना। अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो a + b = 3 2 5 5 4 9 4 3 7 और ये भी 2 गुणे 2 कोड का है। तो इस तरह आप अवयवों का योग भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले वीडियो बता दिया है कि क्योंकि पहली वीडियो है इसलिए बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो है। अगली बार से आपको प्रॉपर 30 से 40 मिनट की क्लासेस लेंगे, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। और नंबर सिस्टम वाली वीडियो, नंबर सिस्टम करेक्ट करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपकी बाकी क्लासेस 12th की हो वो प्रॉपर चलने लगेगी इसी हफ्ते से, यानी कि आपको इस हफ्ते से फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सब आपको देखने को मिलेंगी प्रॉपरली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।